हेलो स्टूडेंट्स, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपने भूचाल टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसमें अपने पास का ये लगातार कंटिन्यू सीरीज में आज का अपना 9th टेस्ट है ये, है ना। यानी कि ये अपने पास भूचाल टेस्ट सीरीज में कौन सा टेस्ट है स्टूडेंट्स? 9वां टेस्ट है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन्हीं स्टूडेंट टेस्ट का बहुत ही शानदार तरीके से आप एनालिसिस कर पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक एनालिसिस करते हैं और इनसे अपने को क्या करना है, सीखना है। और जो मान लो नए स्टूडेंट है तो आपको मैं बता देता हूं कि अभी अपने पास जॉबनेर में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, तो इन्हीं आप भूचाल टेस्ट सीरीज में से यदि एज इट इज आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको कम से कम 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एज इट इज क्वेश्चन है, इन्हीं टेस्टों में से हैं। तो एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है एक ऑथेंटिक तरीके से चेक करना कि 25 प्लस इन्हीं टेस्टों में से आना। ओके, तो आपको देखो, और वैसे यदि आप कहते हैं कि सर आपके नोट्स में से, तो मानकर चलो कि जो यहाँ एग्री अब के जो नोट्स दिए जाते हैं संस्थान द्वारा, तो उनमें से 56 प्लस आपको मिलेगा कंटेंट। ओके, और एक दो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या दे देंगे कि सर आपको 100% वेटेज आ जाएगा, तो नहीं होता है। कई बार देखो एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं तो उनको अपने को नहीं अटेंड करना चाहिए, जहां तक मैं राय बताता हूं आपको। ओके, तो आपको क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है और उस पढ़ाई की अकॉर्डिंग आपने क्या क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, बस वही मायने रखते हैं। यदि आपने जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा और वो आउट ऑफ सिलेबस आ भी गया तो उसका कोई आपको दुख नहीं होता है। बस दुख किस बात का हो जाता है, कई बार अपनी अच्छी तैयारी करने के बावजूद जो आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनका दुख हो सकता है। तो चलो अपने इसको क्या करते हैं, एनालिसिस करें। आप हौसला बनाए रखें, देर आए दुरुस्त आए पर जबरदस्त आना चाहिए। तो आप अपना टारगेट लेकर चले हैं तो वो टारगेट आपको 100% अचीव होगा। बस शर्त यह है कि आप उसमें लगातार कितने टाइम तक मेहनत कर पा रहे हैं। तो यहां पर अपने पास देखो, ये अपने पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सामान्यतः क्या दिया है, सामान्यतः बाजरा की प्रतिरोपण यानी कि ट्रांसप्लांटिंग हेतु तो उपयुक्त बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। तो ट्रांसप्लांटिंग में अपने पास क्या होता है कि इसमें अपने पास देखो 5 किलोग्राम या 8 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोग्राम हो जाएगा। वैसे यदि जनरल सीड रेट पूछा जाता है तो आप कहोगे सर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है। ओके, और यदि अपने पास देखो इसमें नर्सरी के लिए, अब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो नर्सरी के लिए यदि एरिया पूछा जाए तो नर्सरी के लिए आपके पास 1/20, यानी कि धान में जैसे 1/10वां हिस्सा लेते हैं वैसे इसमें 1/20वां हिस्सा लेते हैं। यानी कि आप यूं कहोगे कि सर 500 मीटर स्क्वायर एरिया इसमें काम में लिया जाता है, किसमें, बाजरा के लिए। ओके, तो इस बात को विशेष ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर कि होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया, क्या दिया है, होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया फसल का प्रमुख कीट है जो जड़ को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि किस चीज को नुकसान पहुंचाता है, मेनली जड़ों को। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसमें इसको नुकसान पहुंचाएगा, कि सरसों में एक, मूंग में एक, अलसी में एक, मूंगफली में। तो होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया क्या है, मूंगफली का प्रमुख कीट रहता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, व्हाइट ग्रब कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट ग्रब। ओके, या इसको कहें तो सर सफेद लट कहते हैं। क्या कहते हैं, सफेद लट कहते हैं। और साधारण भाषा में या अपने किसान भाई क्या कह सकते हैं, इसको गोजो कहते हैं। क्या कहते हैं, कि गोजो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलोलेंथेडी कुल रहता है और कोलियोप्टेरा गण से ये बिलोंग करता है। नाम आपको याद करना होगा, होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट माना जाता है किसका, व्हाइट ग्रब का। ओके, ये ग्राउंड नट का। अब यहां पर दिया कि विश्व में प्रथम धान का संकर विकसित करने वाला देश कौन सा था, कि सर्वप्रथम हाइब्रिड प्रोड्यूस किसने किया था राइस का, तो वो देश कौन सा था, वो अपने पास अमेरिका था, चीन था, भारत था। तो भारत बच्चों सेकंड नंबर का था दोस्तों, क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। यानी कि विश्व में दूसरा देश है जिसने संकर राइस प्रोड्यूस किया। प्रथम कौन सा था, चीन, 1974 हो जाएगा, किसने विकसित किया था। ओके,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ध्यान रखना होगा। चलो, यदि आप कहोगे कि संकर राइस के जनक कौन है, संकर राइस हाइब्रिड राइस के जनक कौन है, तो युआन लोंगपिंग है। कौन है? युआन लोंगपिंग। कहाँ के थे? चीन के थे। ओके, आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। चलो बात करें नेक्स्ट अपने पास। नेक्स्ट, पौधों को सर्वाधिक जल किस अवस्था पर मिलता है? पौधों को सर्वाधिक जल, यानी कि पहली बात तो आप पॉइंट ध्यान रखोगे कि पौधे हमेशा कौन से जल ग्रहण करते हैं? केशिकीय जल ग्रहण करते हैं। कौन सा करते हैं? केशिकीय जल ग्रहण करते हैं, कैपिलरी वाटर ग्रहण करते हैं। एक नंबर ध्यान रखोगे। सर दूसरा पॉइंट यदि दिया जाता है तो कैपिलरी वाटर कितने बार से कितने बार के मध्य धारित होगा? तो ये आप कहोगे सर -1/3, या यूं कहें कि 0.33 बार से लेकर कितने बार तक? 31 बार के मध्य धारित होता है। ओके, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बार, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिशत 100% बार होते हैं। और इस पर कौन सी कंडीशन होती है? फील्ड कैपेसिटी होती है। और यहाँ पर अपने पास 31 बार पर क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट होता है। तो इनके मध्य केशिकीय जल धारण होता है और 100% इस पर मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर मिलानी बिंदु नहीं, आर्द्रता ग्राही गुणांक नहीं, गुरुत्वीय जल नहीं, तो क्या हो गया? क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी पर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 3 नंबर राइट हो जाएगा। ओके, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। ओके, बढ़े नेक्स्ट। चलो, अब आपके पास दिया कि निम्नलिखित में से किस आकार का टैग प्रमाणित बीज पर लगाया जाता है? प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगाया जाता है? तो आप देखो, फाउंडेशन दिया जाए या सर्टिफाइड दिया जाए तो उसमें अपने पास क्या करोगे? 15 इंटू में 7.5 सेंटीमीटर का टैग लगाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रमाणित बीज पर कौन सा रंग दिया जाता है, किस रंग का टैग लगाया जाता है, तो किस रंग का होगा? नीला रंग का होगा। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि सर आधार बीज कौन सा दिया जाए? सर आधार बीज, फाउंडेशन सीड है, आधार बीज पर दिया जाए तो आधार बीज पर क्या होता है? सफेद रंग का टैग होता है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। चलो बढ़े नेक्स्ट। यहां पर अपने पास दिया कि गन्ना का जेंथोमोनास रूब्रिलियंस नामक के कारण स्ट्रिप डिजीज होता है। कौन सा धारीदार रोग हो जाता है? वह किसके कारण होता है? तो जेंथोमोनास रूब्रिलियंस है क्या? वो कवक है, एक शैवाल है, एक जीवाणु है, एक सूत्रकृमि है। तो आप कहोगे सर क्या हो गया? जीवाणु हो गया। ये क्या हो गया? जीवाणु है, जिसके कारण स्ट्रिप डिजीज ऑफ शुगर केन होता है। ओके, शुगर केन किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, ये पूछा जा सकता है। ओके, चलो अब उसके बाद में यदि बात करें नेक्स्ट अपने पास, तो यहां से अपने पास कौन सा क्वेश्चन बनता है कि मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ये ऑप्शन आपकी सही नहीं है, इसको चेक करना होगा। चलो यहाँ पर अपने पास बात करेंगे, तिल की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, तिल की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है। कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? ओके, तो यहां पर अपने पास 5.2% करें या 6.2 या 7.2 या 4.2, तो तिल की खली में कितना होता है? 6.2, यानी कि 6.2 के समथिंग होता है। यदि इसमें अपने पास NPK का देखा जाए, ठीक है, खली में, तो यहाँ पर अपने पास 6.2 हो गया, यहाँ पर अपने पास 2.2 हो जाता है, यहाँ पर अपने पास 1.2 के लगभग, यानी कि समथिंग इतना होता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? तिल की खली में 6.2% नाइट्रोजन हो जाएगा। यदि बात करें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, तो 7.29 किस में होता है? मूंगफली की खली में होता है। मूंगफली की खली में होता है। ओके, चलो यहां तक आपको ध्यान रखना होगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज इसमें हो गया। ओके, अब अपने पास दिया कि मक्का, गेहूं, चना, मूंग फसल चक्कर की फसल सघनता क्या होगी? तो फसल सघनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी पूछा है। यहाँ क्या पूछा है? क्रॉप इंटेंसिटी, फसल सघनता पूछा है। तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ क्रॉप इन ए क्रॉप रोटेशन, नंबर ऑफ क्रॉप इन ए क्रॉप रोटेशन,
क्रॉप रोटेशन, यानी कि यूं कहूं, अब आपको सर थोड़ा सा हिंदी में बता दो कि फसल चक्कर में फसलों की संख्या, फसल चक्कर में फसलों की संख्या अपॉन उसमें क्या लग गया, इन ए ईयर, इन ए ईयर, यानी कि एक वर्ष है या जितना टाइम आपको दिया है तो उसमें, यानी कि क्रॉप के लिए टाइम कितना लग गया, कितने टाइम में हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास देखो मक्का एक फसल हो गया, गेहूं या चना ये अपने पास इंटर क्रॉपिंग का है, मूंग यहाँ पर दे दिया तो अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर ये खरीफ सीजन से स्टार्ट हुए, खरीफ से ये रबी में हो गया और ये थोड़ा जायद का हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हुई, नंबर ऑफ क्रॉप है 3 और ईयर क्या हो गया 1, ईयर क्या हो गया 1, इनटू में क्या लग गया 100, इनटू में क्या हो जाता है 100। तो अपने पास बात करें तो कितनी आ गई 300%, कितना आ गया 300%। तो आप कहोगे सर इसमें क्या होने वाला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में संकुल व सिंथेटिक किस्मों का प्रचलन है, यानी कंपोजिट और अपने पास बात करें सिंथेसिस संश्लेषित, तो चना है नहीं, गेहूं है बात करें नहीं, धान मक्का, इसमें अपने पास कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटी किस में अपनाई जाती है, मक्का में अपनाई जाती है। ओके, बात करें अपने पास चना का उद्गम स्थान है, चना का उद्गम स्थान क्या है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप, इनमें से कोई नहीं। तो चना का उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। सर ये और किसका है, ये भी बात करें तो अपने पास किसका हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर दक्षिणी पूर्वी एशिया किसका है, तो ये अपने पास किसका हो जाएगा, धान का हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अपने पास क्या दिया, अरुणा, अरुणा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है, म्यूटेंट वेराइटी है। तो अरुणा अपने पास देखो कपास की है नहीं, अरंडी की है, चेक करते हैं। ओके मटर की है, सरसों की है, सरसों की क्या होती है, वरुणा होती है, सरसों की क्या होती है, वरुणा होती है, या अपने पास इसको क्या कहते हैं T59 हो जाएगा। ओके तो अरंडी की क्या हो जाएगी, अरुणा, अरुणा किसकी है, अरंडी की है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपने पास राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, म्यूटेंट वेराइटी पूछा है। चलो अब अपने पास बात करें, देखो यहाँ से निम्नलिखित मृदाओं में से सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता किसकी होगी, सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी होती है। वैसे तो यदि अपने पास बात करें मिनरल्स में तो किसकी होती है, कार्बनिक मिनरल्स दिया जाता है, जिसमें अपने पास यूं कहें ह्यूमस का, ह्यूमस की सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, ये लगभग अपने पास 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ओके चलो बात करें अब यहाँ पर सर दोमट करें, लोमी सैंड करें, ब्लूई दोमट करें, मृतिका या दोमट, तो यहाँ पर क्ले लग गया तो क्ले दोमट का हो जाएगा राइट आंसर। ओके इसका होगा। चलो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट कौन सा रहता है, यहाँ दिया निम्नलिखित में से जैव उर्वरक, यानी कि क्या पूछा है, बायो फर्टिलाइजर पूछा है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना, बायो फर्टिलाइजर क्या पूछ लिया, आगे दिया नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। तो एजेटोबैक्टर होता है, राइजोबियम होता है, एजोस्पाइरिलम होता है, गोबर की खाद, गोबर की खाद नहीं है, ये क्या हो गया, खाद दे दिया, तो यानी कि ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ये मेन्यूर है। और मेन्यूर भी अब आप कहोगे सर कौन सा है, तो ऑर्गेनिक मेन्यूर माना जाता है, कार्बनिक खाद है, गोबर की खाद क्या है, कार्बनिक खाद है, ऑर्गेनिक मेन्यूर है। ओके अब आप कहो सर इसमें NPK कितना होता है, N यहाँ पर दिया P2O5 और बात करें K2O कितना होता है, ठीक है ना, तो ये अपने पास 0.5, 0.25 और 0.5% ऐसे हो जाएगा। ओके राइट आंसर। चलो बात करें तो आपको ध्यान लग गया। कपास में बिनोला प्रतिशत होता है, कपास में बिनोला कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें अपने पास
लिंट परसेंटेज कितना होता है? अब आपको सर लिंट कितना होता है? लिंट होता है औसतन 33%, 33 से 35% लिंट होता है। तो बाकी अपने पास क्या होता है? सीड होता है। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन क्या होगा? इसमें अपने पास हो जाएगा 65 से 70% क्या हो जाएगा? बिनोला हो जाएगा। ओके, इसमें दो टर्म आपको ध्यान रखना होगा। सर कौन से रखें? एक होता है देखो दोस्तों कॉटन सीड, और एक होता है सीड कॉटन। एक क्या होता है? सीड कॉटन। ओके, चलो, तो कॉटन सीड में आप याद रख करोगे कपास का बीज, कपास का बीज यानी कि क्या पूछ लिया? ओनली सीड, ओनली सीड का होगा आपका सर ओनली बिनोला। क्या हो गया? बिनोला। और यदि यहां पर सीड और कॉटन दिया तो यहां पर सीड प्लस आपके पास क्या है? लिंट। ओके, तो ये अपने पास होता है सीड कॉटन और कॉटन सीड में डिफरेंस। ठीक है, कपास का रेशा बना होता है, आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है सेल्यूलोज व हेमी सेल्यूलोज। जो फाइबर बना होता है वो किससे होगा? फाइबर बना होता है वो सेल्यूलोज व हेमी सेल्यूलोज से, प्लस हेमी सेल्यूलोज से बना होता है। और देखो कपास को क्या कहते हैं? किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिया जा सकता है, ध्यान रखना होगा। चलो बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से असंगत फल प्रकार पूछा है। तो फसल फल प्रकार तिल कैप्सूल होता है, खीरा कुकुरबिटेसी, खीरा बिलोंग कर रहा है कुकुरबिटेसी कुल से। तो यहाँ पर पूछा क्या था? फल प्रकार। खीरा कुकुरबिटेसी कुल का है, तो कुकुरबिटेसी का क्या होता है? पेपो। ठीक है ना, या पीपो लिखा मिल सकता है। सरसों का सिलिकुआ होता है, तो असंगत अपने पास क्या हो गया? 2 नंबर हो गया। चलो बात करें नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक बीजपत्री पादप है या पौधा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या चाहिए? कंसेप्ट चाहिए। ऐसे तो अपने हर एक प्लांट को सिलेक्ट करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप देखो मोनोकोट, मोनोकोट, मोनोकोट प्लांट कौन से होंगे? जो मेनली आपको ध्यान रखना होगा ग्रेमिनी कुल के जितने भी प्लांट हैं मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? मोनोकोट। लिलियसी कुल के जितने भी प्लांट होते हैं वो आपके क्या होंगे? मोनोकोट। उसके बाद में म्यूजेसी कुल के, म्यूजेसी कुल के जितने भी प्लांट हैं वो हो जाएंगे। और एरेकेसी, एरेकेसी या आप यूं कहोगे सर पामी कुल के जितने भी प्लांट हैं वो क्या हो जाएंगे? मोनोकोट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आपके पास मक्का हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनके अलावा जितने भी कुल होंगे मोस्ट ऑफ क्या हो जाते हैं सर? डाइकोट, द्विबीजपत्री हो जाते हैं। तो आपने क्या किया? यहाँ से देखो, यदि आप कहोगे सर मक्का किस कुल का है? ग्रेमिनी कुल का है। मटर किस कुल का है? फेबेसी कुल का है, मटर फेबेसी का हो गया। चना किस कुल का है? फेबेसी का हो गया। अरहर किस कुल का है? फेबेसी का हो गया। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 1 नंबर होने वाला है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कहानी समझ में आ गया? ओके, चलो अब अपने पास दिया सर निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई है निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट पूछा है। अपने पास आर्द्रता 3 प्रकार की होती है, रिलेटिव, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। ओके, उसके बाद में एब्सोल्यूट निरपेक्ष हो गया, और एक होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट आर्द्रता। ओके, तो ये अपने पास होता है परसेंटेज में। आप कहोगे सर ये तो नहीं हुआ। अब आपसे पूछा क्या है? ये पूछा है, तो ये तो नहीं होने वाला। उसके बाद में स्पेसिफिक बात करें कि ये, तो ये होती है ग्राम पर क्यूबिक, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये अपने पास कौन सा हो गया? ये भी तो नहीं होने वाला है, तो ये अपने पास राइट हो जाएगा 3 नंबर, ग्राम प्रति किलोग्राम। ओके, निम्नलिखित में से अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जिसको 1 ppm से भी कम सांद्रता पर आवश्यकता होती है, 1 ppm से भी कम सांद्रता की आवश्यकता होती है प्लांट को, उनको क्या कहते हैं? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम नहीं है, जिंक नहीं है, आयरन नहीं है, मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम।
और मोलिब्डेनम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि कई बार मिल सकता है तो कोबाल्ट भी मिल सकता है। अब अपने पास क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, यानी कि क्या पूछा है, CIAE पूछा है, कहाँ स्थित है, CIAE भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर मैसूर नहीं है, लुधियाना नहीं है, गोवा नहीं है, तो बात कहाँ हो गया, भोपाल में हो गया। कहाँ हो गया, भोपाल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का ध्यान रखोगे। चलो अब यहाँ पर अपने पास एग्रोनॉमी के कंप्लीट हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी ये सभी क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपने इनको अटेंड किया है और अपनी तैयारी का क्या करे हो, आंकलन करे हो, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके सही हैं। ठीक है, यदि कोई आपका क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो रहा है तो कोई निराश होने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी सीख रही हैं, सिखा रही हैं, और आप अपना क्या करे हो, आंकलन करे। ओके, बस बी पॉजिटिव बने रहे। यही है कि एग्जाम जब भी होगा आपका 100% सिलेक्शन होगा, यदि आपने ईमानदारी से एग्री हब की टीम के साथ आपने तैयारी किया है तो आप मानकर चलें कि पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन सिर्फ यहीं से, ये होना चाहिए। ओके, चलो अब बात करें अपने पास एल्पाइन नस्ल किस पशु की है। तो एल्पाइन नस्ल किसकी है, नस्ल पूछा है तो एल्पाइन है ना, गाय की एक, बकरी की एक, भेड़ की एक, तो यहाँ पर एल्पाइन किसकी है, बकरी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मेवाड़ की प्रसिद्ध दुधारू भेड़ की नस्ल जानी जाती है। अब मेवाड़ दिया, या कई बार मेवाड़ में आपको पार्टिकुलर दिया जाता है उदयपुर का, तो उदयपुर की कौन सी नस्ल है जो भेड़ की है और दुधारू मानी जाती है, मिल्च ब्रीड मानी जाती है, तो लोही, जैसलमेर या चरणोत्तर या गुरेज। तो ये चरणोत्तर या इसको क्या कहते हैं, ये अपने पास इसको क्या कहते हैं, सोनाड़ी। क्या कहते हैं, सोनाड़ी। ओके सर, हो जाएगा याद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मुर्रा क्रॉस सुरती से उत्पन्न नस्ल है। महसाना, जाफराबादी, टोडा, पंडरपुरी, तो महसाना है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, महसाना हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आया था कि सर टोडा नस्ल किसकी है, तो टोडा ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या कर दिया, केमल का कर दिया था, नहीं है। टोडा आंध्र प्रदेश की है, या यूं कहें कि दक्षिणी भारत की है, और ये थोड़ा सा वॉयलेंट, हिंसक प्रकार की रहती है। तो टोडा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है, वॉयलेंट प्रकार की नस्ल, जिसके नर में दाढ़ी पाई जाती है। यानी कि कौन सी ब्रीड है जिसके नर में दाढ़ी पाई जाती है, और ये बकरी की हैं सभी। एंग्लो न्यूबियन हो गया, बीटल हो गया, जमुनापुरी हो गया, सिरोही, तो इसमें बीटल के नर में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। और बीटल कहाँ की है, पंजाब की होगी, तो ओके ध्यान रखना होगा। ओके, चलो राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है, अजमेर है, जयपुर है, टोंक है, नागौर है, तो इसमें अजमेर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पशु अपनी ग्रीवा को पीछे की ओर मुड़कर सुस्त बैठा हो तो ये किस रोग के लक्षण हैं, यानी थनीला का है कि गलघोंटू के हैं कि ब्लैक वाटर के हैं कि मिल्क फीवर के हैं। तो देखो मिल्क फीवर या दुग्ध जवर में क्या होता है, पशु सुस्त हो जाता है और पीछे की ओर गर्दन करके बैठ जाता है, क्योंकि इसमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के पिलाया जाता है और इंजेक्शन भी तो दिए जाते हैं। ओके, और इस मिल्क फीवर में क्या होता है कि अपने पास पशु के शरीर का तापमान बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, गाय के दूध में केसीन प्रतिशत पाया जाता है, गाय के दूध में केसीन प्रतिशत पाया जाता है। तो देखो दूध में औसतन प्रोटीन कितना होता है, आपको अनुसार दूध में प्रोटीन कितना होता है, 3.5% प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन में 80% मात्रा किसकी होती है, केसीन की होती है। 80% मात्रा होती है ना दुग्ध प्रोटीन में, केसीन सबसे ज्यादा यही होता है। इसी के कारण ये दूध क्या होता है, सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। तो आप यूं कहोगे सर ये गाय का दूध तो पीले कलर का होता है, तो हाँ हल्का पीला कलर का होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। पर आपको यदि ऐसा क्वेश्चन मिलता है कई बार, तो आपसे पूछा क्या है, केसीन परसेंटेज पूछा है, तो ये 80% होगा, और गाय में है तो 3.5 का 80% करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अपने पास आप कर दो
इसको 80% का अर्थ हो गया कि यहाँ पर 80, इसमें यहाँ से करें 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेन कितना पाया जाता है? 2.8% पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। गाय भैंस में होने वाले गलघोंटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? गलघोंटू के लिए तो पास्टुरेला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट हो गया। आपके पास माइकोबैक्टीरियम नहीं रहता है, एक्टिनोबैसिलस भी नहीं रहता है, बेसिलस भी नहीं रहता है, पास्टुरेला। बोवी सेप्टिक का होता है गाय के लिए और बुवेली सेप्टिक का होता है भैंस के लिए। लैक्टोज है एक, लैक्टोज क्या है? एक दुग्ध शर्करा है जो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बनी है, तो ये क्या हो गया? डाइसैकेराइड। तो लैक्टोज क्या रहता है? डाइसैकेराइड रहेगा। ओके, चलो। दूध से क्रीम को किस विधि से पृथक्कृत किया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, जैविक, रासायनिक, पाश्चुरीकरण या तो ये सेंट्रीफ्यूगल मेथड होता है। ओके, अपकेंद्रीय बल द्वारा, और इसमें अपने पास अपकेंद्रीय बल द्वारा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अपने पास सेंट्रीफ्यूगल मेथड है तो इसमें बोवल होता है। बोवल को क्या माना जाता है? बोवल को हृदय माना जाता है, कि जो क्रीम की मशीन है उसका हृदय क्या होता है? बोवल होता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? ध्यान दिया, पशुओं का तापमान थर्मामीटर से पशुओं की गुदा पर कितने समय तक रखकर जांच की जाती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 50 सेकेंड। तो यहाँ पर 1 मिनट तक रखकर जांच की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपको पहला क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध में क्रांति लाना, दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना या क्रांति लाना। ओके, फिर अपने पास ध्यान रखोगे कि इसका प्रथम चरण कब चला था? 1970 से चला था, 70 से 77 तक माना जाता है। फिर अपने पास 80 से 85 माना जाता है, और तीसरा चरण 85 से 96 तक होता है। तीसरा आपको दिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड है, इसका संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो जनक आप कहोगे सर डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है? 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो बात करें नेक्स्ट। तो इसमें आपका सर फर्स्ट आंसर क्या होने वाला? 1970। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है? दूध में, क्रीम में, मक्खन में, तो घी में पाई जाती है सबसे ज्यादा। इसमें 99.9% के लगभग होता है, यानी 0.1% अलग कंटेंट हो सकता है। अब आपके पास दिया एकल कुबड़ वाले ऊंट का जंतुक नाम है, यानी कि जूलॉजिकल नेम क्या पूछा है? तो ड्रोमेडेरियस होता है, यानी कि ड्रोमेडेरियस होता है वो यूज लग क्या रहा है? डी से डबल हम्पड होना चाहिए, पर ये डबल हम्पड नहीं होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कैमिलस ड्रोमेडेरियस। कैमिलस बैक्ट्राइंस या बैक्टीरियंस होता है, वो आपके पास 2 थुई वाला ऊंट होता है, और भारत में ये ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि अंडे का कवच प्रमुख रूप से बना होता है, अंडे का कवच होता है वो किसके रूप में, किससे बना होता है? तो यानी कि ये अपने पास आयरन से नहीं सर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से नहीं, कैल्शियम सल्फेट से नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ तो हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा लिखा मिल जाए। ओके, हो जाएगा। औसतन इसका वजन कितना होता है? 58 ग्राम होता है। औसतन कितना? 57 से 58 ग्राम होता है। मेनली कवच होता है वो किससे बना होता है? इसी से बना होता है। ओके, गाय की कौन सी नस्ल है जिसके कान केले के पत्ते जैसे लंबे होते हैं? तो हरियाणा का राठी, गीरक, नागौरी, तो गीरक होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। गिर एक है दुधारू नस्ल है। गिर का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ गुजरात है, और इसकी ये प्रमुख क्या रहती है? विशेषता रहती है। चलो
केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है? जोधपुर में एक, बीकानेर में एक, जयपुर में एक, जालौर में है। तो ये अपने पास कहाँ हो जाएगा? जोधपुर का हो जाएगा। गर्भित पशु को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? काविंग कहलाता है, फ्लशिंग कहलाता है, डीबिकिंग कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? फ्लशिंग कहलाता है, अतिरिक्त आहार देना। ओके, काविंग होता है बच्चा देना, और डीबिकिंग होता है बिकिंग, बीक का अर्थ हो गया चोंच, चोंच को हटाना पक्षियों में, और डॉकिंग का अर्थ होता है पूंछ का हटाना। पूंछ को क्यों हटाया जाता है? क्योंकि ज्यादातर यूं माना जाता है कि कवक ज्यादा कहाँ होते हैं? वो पूंछ में पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या माना जाता है? म्यूजियम। भेड़ को क्या कहते हैं? कि परजीवियों का म्यूजियम। किसे कहते हैं? भेड़ को। तो भेड़ में डॉकिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, ओके। कब की जाती है? 7 से 10 दिन पर की जाती है। अब अपने पास बात करें, निम्नलिखित में से मादा हार्मोन नहीं है। मादा हार्मोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये तो मादा हार्मोन है, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो गया? 1 नंबर। एक दूध पीने वाले बछड़े में आमाशय का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो सबसे पहले कौन सा भाग विकसित होता है? रेटिकुलम, रुमेन, ओमेजम, एबोमेजम। तो ये अपने पास एबोमेजम होता है, जो सत्य आमाशय कहलाता है। ओके, जिनमें ये अपने पास चारों ही भाग पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। जिनमें अपने पास ये नहीं पाया जाता है, ओमेजम, और ये तीनों भाग पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सूडो रूमिनेंट कहते हैं। और जिनमें ये नहीं होते 4 भाग और एक ही सिंगल होता है, उनको कहते हैं नॉन रूमिनेंट। ओके, तो यहाँ ओमेजम अनुपस्थित किन में होता है? आप कहोगे सर ऊंट में होता है, और एक होता है लीमा। ये 2 आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। सॉरी, लामा होता है, लीमा नहीं, लामा। पौधशाला में नवांकुर पौधों को मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, यानी कि नर्सरी में सबसे ज्यादा बीमारी किस रोग से होती है? तो ये अपने पास आर्द्र गलन दिया, छाछे रोग दिया, पर्ण कुंचन दिया, तुलासिता। इसको कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू, इसको कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, इसको कहते हैं लीफ कर्ल, और इसको कहते हैं डंपिंग ऑफ। तो ये होती है ज्यादातर आर्द्र गलन रोग। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर को। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है क्वेश्चन? सामान्यतः किस आयु में वार्षिक पौधों की पौध रोपाई करनी चाहिए? 1 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह, और अपने पास 4 से 6 सप्ताह। तो यहाँ पर अपने पास क्या रहता है? सामान्यतः किस आयु में वार्षिक पौधों की पौध रोपाई करनी चाहिए? तो यहाँ पर अपने पास होना चाहिए, देखो वैसे तो लगभग अपने पास क्या दिया जाता है? 1 माह की आयु दी जाती है। तो अपने पास क्या हो जाता है? 2 नंबर होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। और अपने चलो ठीक है, ग्लेडियोल्स का प्रवर्धन मुख्यतः करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? कलम द्वारा, क्लिकाइन, राइजोम या कोरम। तो इसमें ग्लेडियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, घनकंद। किसके द्वारा? घनकंद के द्वारा करते हैं। ओके, चलो पूषा नारंगी, पूषा बसंती किस फ्लावर यानी कि फूल की किस्म है? गुलाब की, गेंदा की, चमेली की, क्राइसेंथेमम की। तो ये अपने पास किसकी रहेगी? गेंदा की रहेगी। और यदि इसमें भी अपने पास बात करें तो अफ्रीकन। नेक्स्ट अपने पास दिया कि आलू के भंडारण व खेत दोनों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? तो इसमें अपने पास क्या रहता है? पोटैटो ट्यूबर मोथ रहता है। पोटैटो ट्यूबर मोथ रहता है। तो यहाँ पर एफिड का नहीं, ट्यूबर मोथ दिया है, तो यहाँ पर अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। निमेटोड का नहीं, जेसिड नहीं। और यदि इसका नाम पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए पथोरीमेना ओपर्कुलेला। ओके, हरा मधु व शुगर बेबी कर्मश्य किन की वेराइटी है? हरा मधु, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखा होगा कि हरा मधु को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है? नेटिंग अवस्था पर तोड़ा जाता है, कभी भी फुल स्लिप स्टेज पर नहीं तोड़ा जाता है। तो हरा मधु किसकी रहती है? मशक मेलन की रहती है। खरबूज, तरबूज, तरबूज, खरबूज, खीरा। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि मशक मेलन हो जाएगा। और बात करें तो तरबूज को क्या कहते हैं? वाटरमेलन। ओके,
वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, आपको सिलेक्शन देखकर जाएंगे। निम्नलिखित में से आम की नियमित फलन वाली किस्म है, तो दशहरी, लंगड़ा, नीलम उपयुक्त सभी नहीं होगा। देखो दशहरी और लंगड़ा, लंगड़ा आपके पास एकांतर फलन की है, उत्तरी भारत की रहती है, तो ये एकांतर फलन की रहती है। तो यहाँ पर नीलम क्या है, दक्षिणी भारत की मानी जाती है, और ये निरंतर फलन वाली है, रेगुलर बियरिंग वाली होगी। पश्चिमी राजस्थान हेतु खजूर की सर्वाधिक उपयुक्त किस्म कौन सी है, मेडजोल, हलावी, खद्रावी। तो हलावी है, छुआरा बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। अमरूद में ब्रोंजिंग का कारण क्या होता है, ब्रोंजिंग, क्या लग गया, ब्रोंजिंग, सर कभी नहीं भूलेंगे, क्या हो गया, ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग लग गया। आप देखोगे सर जिंक, जिंक की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण हो जाएगा। प्लस दिया जाए तो आपको नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, ये भी तो दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने पास जिंक की कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास बात करें, यहाँ पर देखो बेर की फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है, फ्रूट रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, बेर की फल मक्खी। पहली बात तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फल मक्खी का नाम क्या रहते हैं, बैक्टोसेरा डोरसेलिस, क्या रहते हैं, बैक्टोसेरा डोरसेलिस, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा आप ध्यान रखोगे टेफ्रिटिडी, टेफ्रिटिडी कुल से बिलोंग करती हैं, डिप्टेरा गण की है, और प्रतिरोधी रेजिस्टेंट वेराइटी क्या रहती है, दो दिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केथली मैरून गोला नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। केथली, उमरान, ये सब वेराइटियां आपको कई बार ध्यान रखना होगा। कथा, ये सब वेराइटियां हैं किसकी, बेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सर्वाधिक लवण सहनशील फल वृक्ष कौन सा है, बेर, खजूर, अनार, केला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक खजूर। फसलों में बात करें तो जो हो जाएगा, जो में किस्म की बात करें तो BL2 हो जाएगा। कुष्मांड कुल की सब्जियों में सबसे ज्यादा लोह एकांश किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा लोह एकांश किस में पाया जाता है, खरबूजा में एक, तरबूज में एक, लौकी में, करेला, बिटर गोल्ड। ओके, अगेती पत्ता गोभी के रोपण हेतु तो उपयुक्त ज्यामिति रखी जाती है, 30 × 30 सेंटीमीटर नहीं, 45 × 30 नहीं, 45 × 15 या 45 × 45, 45 × 45, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्मेलेड तैयार करने के लिए कौन सा फल ज्यादा उपयुक्त रहता है, मार्मेलेड, तो लीची, बेर, आम, संतरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतरा। नींबू वर्गीय फलों से ही बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से असुमेलित कीजिए। अनार पुनिकेसी, अनार का प्यूनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी होता है। अमरूद मिर्टेसी कुल का, सीडियम गवाजावा मिर्टेसी होता है। संतरा रूटेसी कुल का होना था, संतरा एरेकेसी, तो ये असंगत है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। केला म्यूजेसी कुल का होता है। निम्नलिखित में से अंगूर से संबंधित दैहिक विकार क्या पूछे, नहीं है। तो यहाँ पर पिंक बेरी फॉर्मेशन होता है अंगूर का। डिप्लोडिया एंड स्टेम रोट ये नहीं होता है। ये किसका है, ये अपने पास किसका दैहिक विकार है, आम का। और बात करें कैलिक्स एंड रोट, ये होता है। हैन एंड चिकन रोग होता है, ये बोरोन की कमी के कारण होता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ये अधिक टेम्परेचर के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, मूली में चरप्राइट का कारण है। मूली में चरप्राइट आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। कैप्सिसिन चरप्राइट का कारण रहता है मिर्च में। कैप्सिथीन मिर्च में लाल रंग का कारण रहता है। एलाइन या एलाइसिन दिया जाता है लहसुन में। टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक पदार्थ काम में लेते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, साइट्रिक अम्ल, ये 2 नंबर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अनार का खाने योग्य भाग है। अनार का देखो स्टूडेंट्स क्या मिलता है। अब आप कहो सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं थे, तो अनार का वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा जूसी सीड कोट। अनार का खाने योग्य भाग क्या है, जूसी
सीड कोट, यानी यूं कहें कि रसदार टेस्टा लिखा मिल सकता है, रसदार टेस्टा। ओके, तो अब इसको ही क्या कहते हैं, एरिल भी कह सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एरिल। एरिल सर और किसका था, फ्लेश एरिल होता है लीची का। अब यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया कि भारत का सबसे बड़ा औपचारिक उद्यान वृंदावन कहाँ स्थित है। तो वृंदावन सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है, आपको ध्यान रखना होगा। बेंगलोर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, हैदराबाद, तो ये है मैसूर कर्नाटक में, बहुत शानदार बाग है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ये आज का अपना क्या हो गया, टेस्ट का एग्रीकल्चर का एनालिसिस हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके बहुत कितनी 50 प्लस आपके क्वेश्चन राइट हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें, ठीक है। और अपनी तैयारी का घर बैठे क्या करें, आंकलन करें। और यदि वो स्टूडेंट भी हमारे इस भूचाल टेस्ट सीरीज से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको पूरा एग्जाम तक कंटेंट दिया जाएगा। वीक में 2 टेस्ट होते हैं, मंडे और थर्सडे को, यानी सोमवार और गुरुवार को। तो आप एक बार जरूर संस्थान का यहाँ का विजिट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ओके।